कभी सोचा है कि ये जो फोन हमारे हाथ में है वो दुनिया भर के दर्जनों देशों से होकर हम तक पहुंचा कैसे? इसका सीधा सा जवाब है व्यापार। और आज हम इसी व्यापार के हजारों साल लंबे कमाल के सफर को समझने वाले हैं। एक ऐसा सफर जिसने सच में हमारी दुनिया को बनाया है। तो सबसे पहले बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? वो पहला सवाल जिसने शायद मानव समाज की नींव रखी। भाई, व्यापार की शुरुआत हुई तो हुई कैसे? देखिए, व्यापार का मतलब ना बहुत ही सीधा साधा है। जब दो लोग अपनी मर्जी से किसी चीज का लेन देन करते हैं और दोनों को ये लगता है कि भाई इसमें मेरा भी फायदा है और सामने वाले का भी। यहां पर ये दो शब्द, मर्जी और फायदा, बस यही सबसे जरूरी है। तो जो सबसे पहला सिस्टम था उसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय। इसका फंडा बहुत सिंपल था। वस्तु के बदले वस्तु। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा अनाज है और मुझे चाहिए कपड़े, तो मुझे किसी ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास कपड़े हो और जिसे अनाज की जरूरत हो, बस। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? ये हजारों साल पुराना सिस्टम आज भी हमारे बीच जिंदा है। जी हां, असम में एक जगह है जोनबिल मेला। ये भारत की एक अनोखी जगह है जहां आज भी अलग अलग समुदाय के लोग बिना पैसे के सीधे सामान की अदला बदली करते हैं। सोचिए, इतिहास का एक जीता जागता पन्ना। लेकिन अब जाहिर है इस बार्टर सिस्टम में कई बड़ी दिक्कतें थीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसे कहते हैं जरूरतों का दोहरा संयोग। सोचकर देखिए, मेरे पास एक गाय है और मुझे जूते चाहिए। अब मुझे एक ऐसा मोची ढूंढना पड़ेगा जिसे जूतों के बदले में एक पूरी गाय चाहिए हो। मतलब कितना मुश्किल रहा होगा ये सब। और फिर चीजों की सही कीमत तय करना, वो तो एक अलग ही सिरदर्द था। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हम सब सैलरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर यह आया कहां से है? ये आया है लैटिन शब्द सैलारियम से, जिसका मतलब है नमक से भुगतान। जी हां, नमक। एक जमाना था जब रोमन सैनिकों को उनके काम के बदले नमक मिलता था, क्योंकि वो उस वक्त बहुत कीमती था। और बस यहीं से बार्टर की सारी मुश्किलों का हल निकलना शुरू हुआ। और वो हल था पैसा। शुरुआत में ये कौड़ी, मवेशी या फिर चांदी और सोने जैसी कीमती चीजों के रूप में आया। इसने एक कॉमन मीडियम का काम किया, मतलब एक ऐसी चीज जिसे हर कोई स्वीकार कर ले। अब व्यापार करना अचानक बहुत आसान हो गया। अब उस दोहरे संयोग का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो जैसे ही पैसा आया, व्यापार ने एक जबरदस्त छलांग लगाई। तो चलिए अब इस ऐतिहासिक सफर पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उन पुराने रास्तों से आज का ग्लोबल नेटवर्क तैयार हुआ। देखिए, व्यापार का इतिहास ना कई रोमांचक दौर से गुजरा है। हम इसे 5 बड़े हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले प्राचीन काल, फिर आएगा मध्य युग, उसके बाद औपनिवेशिक काल, फिर औद्योगिक क्रांति और आखिर में विश्व युद्ध के बाद का दौर। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन काल की। जरा सोचिए उस दौर के एक व्यापारी के बारे में। महीनों लंबा सफर, समुद्री तूफान, डाकुओं का खतरा, ये सब लगा रहता था। इसीलिए उस जमाने में सिर्फ बहुत ही कीमती चीजों का व्यापार होता था। ऐसी चीजें जैसे मसाले, रेशम या जवाहरात। और इस दौर का सबसे बड़ा, सबसे मशहूर उदाहरण वो है सिल्क रूट। ये कोई मामूली सड़क नहीं थी, लगभग 6000 किलोमीटर का नेटवर्क जो रोम को चीन से जोड़ता था। और इस पे सिर्फ सामान नहीं चलता था, बल्कि ज्ञान, धर्म और पूरी की पूरी संस्कृतियां भी एक जगह से दूसरी जगह सफर करती थी। फिर आया मध्य युग। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में व्यापार लगभग ठप सा पड़ गया था। लेकिन फिर एक नई टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो थे बड़े मजबूत समुद्री जहाज, और इन जहाजों ने यूरोप के व्यापारियों के लिए दुनिया के कोने कोने तक के दरवाजे खोल दिए। अब 15वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ औपनिवेशिक काल, और इसने तो व्यापार का नक्शा ही बदल कर रख दिया। यूरोपीय ताकतों ने दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया, और इसी दौर में व्यापार का एक सबसे काला अध्याय लिखा गया, दास व्यापार, जिसमें लाखों अफ्रीकी लोगों को जबरदस्ती उनकी मर्जी के खिलाफ अमेरिका ले जाया गया। हालांकि इस अमानवीय प्रथा को खत्म होने में सदियां लग गईं, लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में कई देशों ने इसे आखिरकार गैर कानूनी घोषित करना शुरू किया। जैसा कि इन तारीखों से पता चलता है, डेनमार्क, ब्रिटेन और अमेरिका ने इस दिशा में कदम उठाए। इसके बाद आई औद्योगिक क्रांति, और इसने एक बार फिर व्यापार का पूरा चेहरा ही बदल दिया। अब फैक्ट्रियों को चलाने के लिए कच्चे माल जैसे कपास और कोयले की मांग आसमान छूने लगी, और वहीं दूसरी तरफ मशीनों से बने तैयार माल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई। और इसका नतीजा क्या हुआ?
दुनिया साफ साफ दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ थे औद्योगिक देश जो महंगा तैयार माल बेचकर अमीर हो रहे थे, और दूसरी तरफ थे वो देश जो उन्हें सिर्फ सस्ता कच्चा माल बेच रहे थे। और इसी व्यवस्था ने एक नई तरह की आर्थिक खाई पैदा कर दी। फिर आए दो विश्व युद्ध, और इन युद्धों ने दुनिया को एक बड़ा सबक सिखाया कि जब देश एक दूसरे के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं तो नुकसान सबका होता है। तो इसी को रोकने के लिए 1948 में गैट बना और बाद में उसी की जगह ली विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने। मकसद था व्यापार के लिए एक जैसे नियम बनाना जो सब पर लागू हो। तो इस पूरे सफर को अगर हम एक साथ देखें तो क्या तस्वीर सामने आती है? तब से लेकर अब तक क्या बदला है? तो देखिए, एक सीधे साधे बार्टर सिस्टम से लेकर आज के WTO के जटिल नियमों तक व्यापार की कहानी असल में क्या है? ये इंसानों के एक दूसरे से जुड़ने की कहानी है। ये कहानी है कि कैसे हमने हमेशा मुश्किलों को पार करने और बेहतर रास्ते खोजने की कोशिश की है। कभी सोचा है कि जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं वो दुनिया भर से क्यों आती हैं? मतलब फोन कहीं और बन रहा है, कपड़े कहीं और से आ रहे हैं, और तो और सुबह की जो कॉफी पी वो भी किसी तीसरे देश से। ये सब चीजें पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर हम तक पहुंचती क्यों हैं आखिर? ये सब कुछ ऐसे ही रैंडमली नहीं होता। इसके पीछे हैं 3 बड़े मजबूत बुनियादी सिद्धांत। यही वो सिद्धांत हैं जिन पर पूरे ग्लोबल कॉमर्स की इमारत खड़ी है। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। और इन तीनों सिद्धांतों का पूरा सार बस इस एक लाइन में छिपा है। ये लाइन हम कह सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड का गोल्डन रूल है। ये हमें बताती है कि आखिर देश आपस में सामान एक्सचेंज करते ही क्यों हैं और कैसे, ताकि दिन के आखिर में फायदा सबको हो। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है कंपैरेटिव एडवांटेज यानी तुलनात्मक लाभ। इसका मतलब देखिए बहुत सीधा है। हर देश को वो चीज बनानी चाहिए जिसे बनाने में वो बेस्ट है, एकदम माहिर। जरा सोचिए, ब्राजील कॉफी उगाने में एक्सपर्ट है और जर्मनी कार बनाने में। अब अगर दोनों वही करें जिसमें वो सबसे अच्छे हैं और फिर एक दूसरे से ट्रेड कर लें तो क्या होगा? दोनों को बेहतर और सस्ता सामान मिलेगा। सिंपल। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर। यह है कॉम्प्लीमेंटैरिटी या पूरकता। ये तो एक तरह का डिमांड सप्लाई का मैच है। ट्रेड तभी होता है जब एक देश के पास वो चीज जरूरत से ज्यादा हो जिसकी दूसरे देश को सख्त जरूरत है। जैसे सऊदी अरब के पास तेल ही तेल है पर पानी की कमी। दूसरी तरफ जापान के पास जबरदस्त टेक्नोलॉजी है पर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। देखा, एक की जरूरत दूसरे की सप्लाई बन जाती है। और तीसरा सिद्धांत है ट्रांसफरेबिलिटी यानी हस्तांतरणीयता। ये ना बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। मतलब ट्रेड तो तभी होगा ना जब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया भी जा सके। और सिर्फ ले जाना ही काफ़ी नहीं है, उस पर आने वाला खर्चा भी तो वाजिब होना चाहिए। पता चला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही सामान से ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो ये तो हो गए सिद्धांत, मतलब थ्योरी। पर असल दुनिया में वो कौन सी वजह हैं, वो कौन सी ताकतें हैं जो ट्रेड को मुमकिन बनाती हैं? चलिए अब उन 5 ड्राइविंग फोर्सेस को देखते हैं। ये हैं वो 5 चीजें जो असल में ग्लोबल ट्रेड को चलाती हैं। देशों के नेचुरल रिसोर्सेस में फर्क, वहां की आबादी के फैक्टर्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टेज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और हाँ, ट्रांसपोर्ट। तो चलिए एक एक करके इनको जरा डिटेल में देखते हैं। नंबर 1, नेचुरल रिसोर्सेज। किसी भी देश की जमीन, वहां का मौसम, उसकी ज्योग्राफी यही तय करते हैं कि वो दुनिया को क्या खास दे सकता है। जैसे चिली के पास कॉपर का भंडार है या फिर घाना की क्लाइमेट कोको उगाने के लिए परफेक्ट है। ये जो कुदरती तोहफे हैं ना, यही ट्रेड की नींव रखते हैं। दूसरा है पॉपुलेशन फैक्टर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, किसी देश का कल्चर कुछ खास प्रोडक्ट्स को जन्म देता है, जैसे कि चीन का पोर्सलिन। वहीं दूसरी तरफ जिस देश की आबादी बड़ी होगी उसकी डिमांड भी ज्यादा होगी, है ना? तो उन्हें दूसरे देशों से खाना और एनर्जी जैसी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तीसरा फैक्टर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टेज। मतलब देश किस तरह का है। अगर कोई देश खेती बाड़ी पर ज्यादा निर्भर है तो वो अक्सर कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा। और जो इंडस्ट्रियल देश हैं वो क्या करेंगे? वो मशीनें और तैयार माल एक्सपोर्ट करेंगे। तो इससे देश की इकोनॉमी का पूरा स्ट्रक्चर पता चलता है। चौथा पॉइंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब बाहर से किसी देश में पैसा आता है ना, तो वो गेम चेंजर हो सकता है। इससे ऐसी इंडस्ट्रीज शुरू हो सकती हैं जो पहले थी ही नहीं। सोचिए, किसी डेवलपिंग देश में माइनिंग का बड़ा काम शुरू हो जाए। ये पैसा रातों रात उस देश की ट्रेड करने की कैपेसिटी को बूस्ट कर सकता है। और 5वां और शायद सबसे जरूरी फैक्टर, ट्रांसपोर्ट।
पुराने जमाने की सिल्क रूट से लेकर आज के बड़े बड़े कंटेनर शिप्स तक। सोचिए, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की काबिलियत नहीं तो हमेशा ट्रेड की हदें तय की हैं। सीधी सी बात है, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं तो ग्लोबल ट्रेड भी नहीं। तो जब पूरी दुनिया में इतना सामान इधर से उधर हो रहा है तो सवाल उठता है कि इसका हिसाब किताब कैसे रखा जाता है। मतलब ये कैसे पता चलता है कि इस लेन देन में कौन फायदे में है और कौन नहीं। इस हिसाब किताब को मापने के लिए एक टर्म है, बैलेंस ऑफ ट्रेड या व्यापार संतुलन। ये बस एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। किसी देश ने टोटल कितने का सामान बेचा यानी एक्सपोर्ट किया और कितने का सामान खरीदा यानी इंपोर्ट किया, इन दोनों की वैल्यू का अंतर। अब यहां पर दो ही सिचुएशन हो सकती हैं, बहुत सीधी सी। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, अगर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा हैं, मतलब देश बेच ज्यादा रहा है और खरीद कम रहा है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव बैलेंस है। और अगर उल्टा है, इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, मतलब खरीद ज्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं, तो ये एक अनफेवरेबल या नेगेटिव बैलेंस कहलाता है। तो सवाल ये है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए, पॉजिटिव बैलेंस का मतलब है कि देश में पैसा आ रहा है, जो इकोनॉमी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर बैलेंस लगातार नेगेटिव रहे तो इसका मतलब है कि पैसा देश से बाहर जा रहा है। और अगर ऐसा लंबे समय तक चलता रहा तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो सकता है, और ये एक बहुत सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो इन सारे सिद्धांतों, इन वजहों और इस हिसाब किताब का आखिर मतलब क्या है हमारी इकोनॉमीज के लिए? ये सब मिलकर हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं, ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस की, यानी एक दूसरे पर हमारी वैश्विक निर्भरता की। तो जब ये सुनने में आता है कि देश एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका असल में मतलब क्या है? ये पूरा सिस्टम ये काम कैसे करता है? इसको समझने के लिए हमें इसके बिल्कुल बेसिक रूल्स को देखना होगा। तो आते हैं हमारे पहले हिस्से पर कि देश आखिर ट्रेड करते कैसे हैं। देखिए, पूरा का पूरा ग्लोबल ट्रेड असल में बस दो सिंपल मॉडल्स पर टिका हुआ है। इनको आप इस खेल के बुनियादी नियम समझ सकते हैं, जो ये तय करते हैं कि कौन किसके साथ कैसे व्यापार करेगा। पहला मॉडल है बायलैटरल ट्रेड, यानी द्विपक्षीय व्यापार। ये बहुत सीधा साधा है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दो देशों के बीच एक डायरेक्ट डील। मान लीजिए अगर भारत और जापान किसी एक प्रोडक्ट पर टैक्स कम करने के लिए आपस में एक अग्रीमेंट कर लें, तो बस यही कहलाता है एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता। और फिर आता है दूसरा मॉडल, मल्टीलैटरल ट्रेड, यानी बहुपक्षीय। यहां एक देश कई देशों के साथ एक ही जैसे नियमों पर ट्रेड करता है। और यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन या MFN स्टेटस। इसका सीधा सा मतलब है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, मतलब आप अपने सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ एक जैसा ही बर्ताव करेंगे। तो अब इन दोनों मॉडलों का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ द्विपक्षीय व्यापार है, जो सिर्फ दो देशों के बीच एक खास डील जैसा है। दूसरी तरफ बहुपक्षीय व्यापार MFN स्टेटस पर आधारित है, जिसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। और मजे की बात यह है कि MFN का सिद्धांत ही वो कोशिश है जो ग्लोबल ट्रेड में बराबरी और निष्पक्षता लाने का माहौल बनाती है। तो ये तो हो गए ट्रेड के बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन इन नियमों के पीछे एक बहुत बड़ा सपना काम करता है, एक ऐसा आइडिया जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बदल कर रख दिया। तो चलिए अपने दूसरे हिस्से में इसी सपने को समझते हैं। फ्री ट्रेड का सपना, यानी सामान के लिए एक, कह सकते हैं, खुला हाईवे। तो ये फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार आखिर है क्या भला? देखिए, सीधी भाषा में कहें तो एक ऐसी पॉलिसी है जहां सरकारें इंपोर्ट पर लगने वाले टैक्स यानी टैरिफ और दूसरी रुकावटों को हटा देती हैं। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं ट्रेड लिबरलाइजेशन, और इसका मकसद सिर्फ एक है, सामान के आने जाने के लिए एक बिल्कुल खुली और कॉम्पिटिटिव दुनिया बनाना। और इस सपने के पीछे जो वादा है वो बहुत बड़ा है। इसमें मुख्य रूप से दो बातें हैं। पहली, इससे दुनिया भर में काम करने का तरीका बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि हर देश वही बनाता है जिसमें वो माहिर है। और दूसरी बात, हम जैसे कस्टमर्स के लिए चॉइस की मानो बाढ़ आ जाती है। दुनिया भर से बेहतर और शायद सस्ता सामान हमें मिलने लगता। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सपना सबके लिए बराबर सच होता है? यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। अब हम अपने तीसरे हिस्से में इसी की पड़ताल करेंगे कि क्या फ्री ट्रेड एक अनइक्वल यानी एक असमान खेल का मैदान तो नहीं बना देता? जो लोग इसकी आलोचना करते हैं उनका मानना है कि फ्री ट्रेड के साथ कुछ गंभीर समस्याएं हैं। उनका तर्क ये है कि इस खुली कंपटीशन में डेवलपिंग देशों को काफी नुकसान होता है, क्योंकि उनके जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो डेवलप्ड देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों का मुकाबला ही नहीं कर पाते। इससे होता क्या है, एक अनइक्वल प्लेइंग फील्ड बन जाता है।
और देश के अपने प्रोड्यूसर्स को भारी नुकसान पहुंचता है। अच्छा, अब एक बहुत ही खास प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं जो इस अनइक्वल गेम को और भी ज्यादा बिगाड़ देती है। हमारा चौथा सेक्शन है डंपिंग का खतरा, यानी जब कंपटीशन ही फेयर न हो। तो देखिए, फ्री ट्रेड की बात तो ठीक है, लेकिन तब क्या होता है जब कोई देश बेईमानी पर उतर आए, जब वो नियमों को अपने फायदे के लिए तोड़ने मरोड़ने लगे। बस यहीं पर डंपिंग का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां कोई देश अपने प्रोडक्ट को एक जगह महंगा और दूसरी जगह बहुत ही ज्यादा सस्ता बेचता है। और यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो कम कीमत है, ये बनाने की लागत यानी कॉस्ट की वजह से नहीं होती। नहीं, ये जानबूझकर रखी गई कीमत है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, मार्केट पर कब्जा करना। और इसका नतीजा क्या होता है? ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। सोर्स से ये सीधी कोट है, सस्ता आयात स्थानीय उद्योग को नष्ट कर देता है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जो डंपिंग के असली और कह सकते हैं विनाशकारी असर को सामने रखता है। तो चलिए इस थ्योरी को अब एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। अपने आखिरी सेक्शन में हम एक ऐसा ही केस देखेंगे जहां ये अनफेयर कंपटीशन हुआ, झींगे यानी श्रिम्प का मामला। तो ये डंपिंग का पूरा साइकिल चलता कैसे है, समझिए। स्टेप 1, कोई देश दूसरे देश के मार्केट को सस्ते झींगों से भर देता है, मतलब डंप कर देता है। स्टेप 2, इस आर्टिफिशियल यानी बनावटी कम कीमत की वजह से वहां की जो लोकल झींगा इंडस्ट्री है वो बर्बाद होने लगती है। और फिर आता है स्टेप 3, यानी जवाबी कार्रवाई। जो देश इससे प्रभावित हुआ है वो सस्ते इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देता है। ये एक तरह का स्पेशल टैक्स है जो खेल के मैदान को फिर से बराबर करने के लिए लगाया जाता है। कभी सोचा है ये जो फोन हमारे हाथ में है या सुबह सुबह जो कॉफी पीते हैं, ये हम तक पहुंचती कैसे हैं? ये सब एक बहुत बड़े, मतलब बहुत ही बड़े ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा है। आज हम इसी सिस्टम के पीछे के नियम और उसके किरदारों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस खेल के सबसे बड़े रेफरी से मिलते हैं, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या जिसे हम सब WTO के नाम से जानते हैं। देखिए, इस रेफरी की कहानी भी पुरानी है। 1948 में एक समझौता हुआ था, गैट। लेकिन वक्त के साथ व्यापार इतना पेचीदा हो गया कि एक ज्यादा मजबूत संस्था की जरूरत पड़ी और बस 1995 में जन्म हुआ WTO का। तो सवाल यह है कि WTO करता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि दुनिया की एक ऐसी संसद है जहां सिर्फ और सिर्फ व्यापार पर बात होती है। देश मिलकर नियम बनाते हैं, समझौते करते हैं, और हां, अगर कोई झगड़ा हो जाए तो उसे सुलझाते भी हैं। और हां, ये मत सोचिएगा कि WTO सिर्फ चीजों के आने जाने की बात करता है। नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें सर्विसेज भी आती हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कॉपीराइट और पेटेंट जैसी चीजें भी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, 166 सदस्य हैं, और एक मजेदार बात, भारत इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। लेकिन देखिए, हर बड़ी संस्था की तरह WTO पर भी सवाल उठते हैं। कई लोगों का मानना है कि यहां अक्सर अमीर देशों की ही चलती है और पर्यावरण या फिर मजदूरों के हक जैसे जरूरी मुद्दों को कह सकते हैं कि नजरअंदाज कर दिया जाता है। इससे होता यह है कि अमीर और गरीब देशों के बीच का फासला शायद और बढ़ जाता है। अच्छा, अब जरा ग्लोबल लेवल से नीचे उतरकर रीजनल लेवल पर आते हैं। WTO तो हो गया पूरी दुनिया का रेफरी, पर दुनिया में कई छोटे छोटे पड़ोसी क्लब भी बने हुए हैं। इन्हें ही हम कहते हैं रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स। और आपको पता ही कितने हैं? एक तो नहीं, 10-20 नहीं, लगभग 120। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि देश अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर व्यापार करने को कितना जरूरी समझते हैं। और इनका असर कोई छोटा मोटा नहीं है। ये सारे ब्लॉक्स मिलकर दुनिया के टोटल ट्रेड का 52% हिस्सा कंट्रोल करते हैं। मतलब दुनिया का आधे से ज्यादा व्यापार इन्हीं रीजनल ग्रुप्स के बीच होता है। तो इन पड़ोसी क्लबों का मकसद सीधा सा है, अपने मेंबर देशों के लिए व्यापार आसान और सस्ता बनाना। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब ये अपने लिए दरवाजे खोलते हैं तो कई बार दूसरे गुटों के लिए दरवाजे बंद भी कर देते हैं। इससे पूरा ग्लोबल मार्केट छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये सिस्टम बना कैसे है, पर असल दुनिया पर इसका असर क्या होता है। चलिए अब इसके फायदों और नुकसान दोनों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ग्लोबल ट्रेड ना एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये बहुत फायदेमंद है, देश किसी एक चीज को बनाने में माहिर हो जाते हैं, कुल मिलाकर प्रोडक्शन बढ़ता है, लोगों का रहन सहन बेहतर होता है, और हाँ, हमें दूसरी संस्कृतियों को जानने का मौका भी मिलता है। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हम दूसरे देशों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो सकते हैं, आर्थिक असमानता बढ़ सकती है और हमारे पर्यावरण को बहुत भारी नुकसान पहुंच सकता है।
और यहीं पर एक बहुत ही गंभीर चेतावनी आती है। अगर व्यापार का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना रहा और हमने सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा, तो भविष्य में बहुत बड़े संकट खड़े हो सकते हैं। ये एक ऐसी बात है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, चलिए अब इन सब थ्योरी की बातों से निकलकर जरा जमीन पर आते हैं। ये जो इतना सारा सामान है, ये असल में एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे है? जवाब सीधा है, बंदरगाहों के जरिए। बंदरगाह ये सिर्फ वो जगह नहीं है जहां जहाज आकर रुकते हैं। नहीं, ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन होते हैं। एक पोर्ट कितना बिजी है, इससे पता चलता है कि उसका हिंटरलैंड, मतलब उसका जो पूरा अंदरूनी इलाका है, वो बाकी दुनिया से कितना जुड़ा हुआ है। और बंदरगाह भी कई तरह के होते हैं। इन्हें हम मोटे तौर पर 3 तरीकों से समझ सकते हैं। पहला, कि वो किस तरह का सामान संभालते हैं। कुछ होते हैं इंडस्ट्रियल पोर्ट्स जो कच्चा माल लाते ले जाते हैं। कुछ होते हैं कमर्शियल पोर्ट्स जहां तैयार माल और यात्री आते जाते हैं। और कुछ होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव जो भाई सब कुछ करते हैं। दूसरा तरीका है उनकी लोकेशन। कुछ बंदरगाह नदियों पर बने होते हैं और कुछ गहरे समंदर में। और तीसरा, उनके खास काम के आधार पर, जैसे कुछ सिर्फ तेल के लिए होते हैं, कुछ जहाज़ों में ईंधन भरने के लिए, कुछ सामान को आगे एक्सपोर्ट करने के लिए। और हाँ, हमारी नौसेना के लिए भी खास नेवल पोर्ट्स होते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में ये जानना भी बहुत दिलचस्प है कि जिस सोर्स से हमने ये सारी जानकारी ली है, वो अपने देखने वालों को क्या संदेश देता है। तो जो अब आप सुनेंगे वो सीधे सीधे उस सोर्स का अपना निष्कर्ष है और अपने दर्शकों, खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए एक सीधी अपील है। उनका संदेश कुछ इस तरह से शुरू होता है कि अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको वाकई में फायदेमंद लगा हो तो इस मेहनत की सराहना करने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें और उनके ई पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें। और वो अपनी बात एक बहुत ही बेहतरीन सोच के साथ खत्म करते हैं कि आपका एक शेयर सिर्फ एक क्लिक नहीं है, बल्कि ये किसी दूसरे स्टूडेंट तक पहुंचकर उसका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। ज्ञान को साझा करने की ताकत शायद इससे बेहतर तरीके से नहीं समझाई जा सकती।